ये असहयोग आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। कि असहयोग आंदोलन जब भारत में चल रहा था तो उस समय कौन कौन से व्यक्तियों में इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अपने विचार व्यक्त किए थे उसमें। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मार्च 1920 में अहिंसात्मक आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो मार्च 1920 में अहिंसा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में बात करें थी, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने मार्च 1920 में घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने अहिंसक आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की थी। गांधी जी असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे और गांधी जी ने ही लोगों से स्वदेशी सिद्धांत तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनाने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चरखे का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? चरखे का प्रयोग करना है, सूत काटना है, छुआछूत से दूर रहना है, जैसे बातें उन्होंने उसमें सम्मिलित किया था सहयोग आंदोलन में। बात करते हैं कि 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया। ठीक है, और लोगों से संबोधित करना उन्होंने शुरू किया। फरवरी 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा का कांड होता है तो उस समय इन्होंने असहयोग आंदोलन लेने का वापस विचार कर लेता है कि असहयोग आंदोलन शांति का एक आंदोलन था, इसलिए जब घटना घटती तो इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तरंजन दास की कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय चित्तरंजन दास का योगदान क्या था? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920 में कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास ने उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो चित्तरंजन दास ने निभाई थी। कब निभाई थी? 1920 में, जो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जो चित्तरंजन दास थे एक वकील थे और आंदोलन के पक्ष में अपनी वकालत भी इन्होंने त्याग दिया था। और इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे। किनके सहयोगी? चित्तरंजन दास के 3 प्रमुख सहयोगी थे। मिदनापुर में वीरेंद्र नाथ सैमसल थे। ठीक है, यानी कि जो चित्तरंजन दास के 3 सहयोगी थे, एक थे मिदनापुर से कौन थे? वीरेंद्र नाथ सैमसल थे। चटगांव से थे जे.एम. सेनगुप्ता और कलकत्ता में थे सुभाष चंद्र बोस। यानी 3 सहयोगियों के साथ मिलकर चित्तरंजन दास ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ठीक है, यानी 3 लोगों के साथ। किसके साथ? मिदनापुर से वीरेंद्रनाथ सैमसल के साथ, चटगांव से जे.एम. सेनगुप्ता के साथ और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ स्थापित करने का प्रयास किया। बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का बहुत अच्छे ढंग से समर्थन किया था और जैसे जैसे आगे बढ़ते गया उसमें समर्थन किया। और जब गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन बंद किया तो इसका इन्होंने तीव्र विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो असहयोग आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी का समर्थन किया था और ये इन्होंने अपने सिविल पद से त्यागपत्र भी दे दिया था और इनको कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज था उसमें प्राचार्य नियुक्त किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय जो असम के चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल, उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किसने किया था? तो जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था, बसंत देवी ने किया था, वीरेंद्र नाथ सैमासल ने किया था, जितेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो असम के चाय बागान में मजदूरों की हड़ताल का समर्थन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। ठीक है, और जे.एम. सेनगुप्ता जो थे वह बंगाल राष्ट्रवादी नेता थे। बसंता देवी की बात करें तो बसंता देवी जो थी वह सी.आर. दास की पत्नी थी। बसंत देवी कौन थी? सी.आर. दास की पत्नी थी, यानी सी.आर. दास की पत्नी का नाम क्या था? बसंत देवी। इन्होंने 1921 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और यह गिरफ्तार होने वाली स्वयंसेवकों में पहली महिला स्वयंसेवक थी। यानी 1921 में बसंत देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था और स्वयंसेवकों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? बसंत देवी थी। और यह किसकी पत्नी थी? तो यह थी सी.आर. दास की पत्नी थी। वीरेंद्र नाथ सैमासल के बारे में बात करें तो वीरेंद्र नाथ सैमासल जो थे वह मिदनापुर के कोंताई और तामलुक सब डिवीजनों में यूनियन बोर्ड विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया था। ठीक है,
नवंबर दिसंबर 1921 ईस्वी में इन्होंने मिदनापुर में कर ना अदायगी का अभियान चलाया था। वीरेंद्र नाथ शैमसल जो थे ये CR दास का समर्थन भी कर रहे थे मिदनापुर से, और 1921 में इन्होंने कर न अदायगी का अभियान चलाया था। ठीक है, बात करेंगे अब जितेंद्र नाथ बनर्जी का। तो जितेंद्र नाथ जो बनर्जी थे ये 1921 में चलाए गए बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था। ठीक है, 1921 में बंदोबस्त अभियान चलाया गया था। ठीक है, 1921 में बंदोबस्त अभियान चलाया गया था। उस अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किसने किया था? तो जितेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इन्होंने बोगरा, पावना एवं वीरभूमि में 21 कहाँ पे चलाया गया था? यह 1921 में बंदोबस्त अभियान कहाँ पे चलाया गया था? तो यह बोगरा, पाबना कहाँ पे चलाया था? बोगरा चलाया गया था। बोगरा, पाबना और कहाँ पे? वीरभूमि कहाँ पे चलाया था? बोगरा, पाबना और वीरभूमि, यानी 3 जगहों पे 1921 में बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित करने वाला अभियान चलाया था। किसने? जितेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने के साथ किन लोगों ने भी वकालत त्याग दी थी? यानी कि मोतीलाल नेहरू ने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपनी वकालत को त्याग दिया, तो उनके साथ वकालत त्याग करने वाले कौन थे? श्री जयशंकर थे, सैफुद्दीन किचलू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालचारी थे, टी प्रकाशम एवं आशफ अली थे। इन सभी ने वकालत को त्याग दिया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1921 में किसको गिरफ्तार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। और इन्होंने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के आग्रह के कारण इन्होंने वकालत को त्याग दिया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कौन नेता शुरू में असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे लेकिन बाद में आंदोलन वापस लेने के बाद तीव्र विरोध किया था? यानी ऐसा कौन सा नेता था जो शुरू में असहयोग आंदोलन के खिलाफ था? ऐसा कौन सा नेता था जो शुरू में असहयोग आंदोलन के खिलाफ था लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उसका तीव्र विरोध किया था? तो वह नेता था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या किया था कि उन्होंने असहयोग नीति से सहमत नहीं थे। वह असहयोग नीति से सहमत नहीं थे और तथा शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार की नीति का विरोध कर रहे थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार नीति का विरोध कौन कर रहा था? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। और बाद में इन्होंने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उसका भी विरोध करने लगे थे। 1922 ईस्वी में आंदोलन वापस लिए जाने के कारण इन्होंने तीव्र विरोध किया था। ठीक है, अब बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। तो असहयोग आंदोलन के समय जो राजेंद्र प्रसाद थे इन्होंने बिहार से, कहाँ से? बिहार से असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। कहाँ से? बिहार से असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल का मत था कि असहयोग की नीति क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा अधिक उपयुक्त नीति है और इसी के माध्यम से ही साम्राज्यवादी शासन को समाप्त किया जा रहा था। कौन इस बात को कह रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे। अब बात करेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत का जो असहयोग आंदोलन के समय जो गति दे रहे थे, सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उसमें उन्होंने भीलों को संगठित किया था। यानी असहयोग आंदोलन के समय भीलों को संगठित किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था और भील आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। भील आंदोलन को असहयोग आंदोलन के समय समर्थन किसने दिया था? तो मोतीलाल तेजावत ने दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? असहयोग विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, जमुना दास, द्वारका दास, गोवा सजी जहांगीर ने, फिरोज सेठना एवं शीतलवाद ने। तो असहयोग विरोधी संगठन की स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी।
इस प्रश्न में हम एक बार देखेंगे कि असहयोग विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1921 नहीं 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में असहयोग विरोधी संगठन की स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमुना दास, द्वारका दास, गोवा सजी जहांगीर, कोवा सजी, गोवा नहीं है कोवा, कोवा सजी जहांगीर, प्रोजे सेथना और शीतलवाद ने ये सभी ने असहयोग संगठन की स्थापना कब करी थी। 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन, ठीक है, असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, ये सभी कौन थे, ये औद्योगिक वर्ग व्यापारी से संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज एवं झरिया की कोयला एवं खनिजों की खानों में मजदूरों को संगठित किया था। ठीक है, किसने किया था संगठित, तो इसको संगठित किया था स्वामी विश्वानंद ने। किसने किया था, स्वामी विश्वानंद ने। स्वामी विश्वानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विश्वानंद को रामजस अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी खादान कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर, किसके साथ, स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज और झरिया के अनेक कोयला एवं खनिजों की खानों में मजदूरों को संगठित किया था। किसने किया था, स्वामीनंद विश्वानंद ने। किसके साथ मिलकर, स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर। और स्वामी विश्वानंद को किसका सहयोग प्राप्त था, तो रामजस अग्रवाल का सहयोग प्राप्त था। किसका सहयोग प्राप्त था, तो रामजस अग्रवाल का सहयोग प्राप्त था। अब बात करेंगे इसमें कि किशन सिंह एवं मोटा सिंह कौन थे। तो किशन सिंह और मोटा सिंह जो थे वह कहाँ पे, जालंधर और होशियारपुर में 1921 ईस्वी में बड़बर अकाली दल का गठन किया। किसका गठन किया, बड़बर अकाली दल का गठन किसने किया था, तो किशन सिंह एवं मोटा सिंह ने। ठीक है, किशन सिंह एवं मोटा सिंह ने बड़बर अकाली दल का स्थापना किया। कब, जालंधर में और होशियारपुर में। कब किया था, 1921 ईस्वी में। और इस संगठन के सहयोग से उन्होंने कर ना अदायगी का आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं जयराम दास दौलत राम के बारे में। जयराम दौलत राम यह महात्मा गांधी का बहुत करीबी था। महात्मा गांधी का बहुत करीबी कौन था, जयराम दास दौलत राम। इन्होंने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि महात्मा गांधी का एकदम करीबी कौन था, तो जयराम दास दौलत राम था। ठीक है, बात करेंगे स्वामी गोविंदानंद के बारे में। स्वामी गोविंदानंद यह गांधी जी के कट्टर समर्थक थे और इन्होंने क्या किया था कि राजद्रोह के आरोप इनके ऊपर लगा था। यानी राजद्रोह का आरोप किसके ऊपर लगा था, तो स्वामी गोविंदानंद के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था। राजद्रोह का आरोप किसके ऊपर लगा था, स्वामी गोविंदानंद को आरोप लगा था। राजद्रोह का आरोप लगने के कारण इनके साथ क्या हुआ था, तो मई 1921 ईस्वी में इनके साथ क्या हुआ था, राजद्रोह का आरोप लगा और इनको 5 साल की सज़ा हुई थी। कितने साल की सज़ा हुई थी, 5 साल की सज़ा हुई थी। किसको, स्वामी गोविंदानंद को 5 साल की सज़ा हुई थी। और बाद में चलकर यह कांग्रेस के विरोधी हो गए। यानी कि स्वामी गोविंदानंद जो थे वह गांधी जी के कट्टर समर्थक थे और इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है। और देशद्रोह का आरोप लगने के कारण इनको मई 1921 से लेकर 5 साल की सज़ा दी जाती है और आगे चलकर यह कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी वर्सेज लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गांधी वर्सेज लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, S.A. डांगे ने, थारूबिका ने, सिंगरवेलु चेट्टियार में या अंबिका गिरी राय चौधरी ने। तो गांधी वर्सेज लेनिन नामक पुस्तक S.A. डांगे ने लिखी थी। किसने लिखी थी, गांधी वर्सेज लेनिन नामक पुस्तक तो S.A. डांगे ने लिखी थी। ठीक है, S.A. डांगे कौन था, तो S.A. डांगे गांधी के विचारों का तर्ज पर कार्यक्रमों का चलाने का समर्थक नहीं था।
यस ए डांगे ने जो गांधी वर्सेज लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी, तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था कि डांगे ने कारखानों में राष्ट्रीयकरण और जमींदारी भूमि को काश्तकारों के मध्य वितरित करने तथा स्वराज की स्थापना की वकालत की थी। यानी स्वराज के स्थापना की वकालत की थी। यानी कि गांधी वर्सेज लेनिन नामक जो पुस्तक एस ए डांगे ने लिखी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि कारखानों में राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है। दूसरा बात इन्होंने कही थी जमींदारी भूमि को काश्तकारों के मध्य वितरित किया जाए। और तीसरा बात इन्होंने कहा था कि स्वराज की स्थापना की जाए। ठीक है। और गांधी वर्सेज लेनिन का जो लेखक था एस ए डांगे, यह सिद्धांतवादी छात्रों से संबंधित था। इसमें और छात्र थे जैसे एस ए डांगे हो गए, आर एस निम्बकर हो गए, बी डी सथाएव हो गए, आर बी नादकर्णी हो गए, एस बी देशपांडे हो गए और के एन जोगलकर थे। इन सब छात्रों का एक समूह था जो सिद्धांतवादी छात्रों का समूह था। ठीक है। और आंदोलन को प्रोत्साहित करने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था, किंतु ये गांधी जी के विचारों की तर्ज पर अपने कार्यक्रमों को चलाने के समर्थक नहीं थे। ठीक है। अब बात करते हैं थारूविका के बारे में। थारूविका कौन था? तो थारूविका जो था यह मजदूर आंदोलन को प्रोत्साहित करने का, इसको बताया जाता है कि इसने मजदूर आंदोलन को प्रोत्साहित किया। और इसने क्या किया कि बकिंघम एवं कर्नाटक कपड़ा मिलों में कहाँ पे थारूविका जो था बकिंघम, ठीक है, बकिंघम और कर्नाटक, कहाँ पे? कर्नाटक की जो बकिंघम और कर्नाटक की जो कपड़ा मिल थी, वहाँ पर इसने जुलाई और अक्टूबर 1921 में जुलाई से लेके अक्टूबर तक चलने वाले हड़ताल को सक्रिय योगदान दिया था इसने। किसने? थारूविका ने। ठीक है। अब बात करेंगे सिंगर वेलुर चेट्टियार के बारे में। सिंगर वेलुर चेट्टियार जो था वह मद्रास का एक प्रसिद्ध वकील और मजदूर संगठनकर्ता था। इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ये दक्षिण भारत के प्रथम साम्यवादी थे। ठीक है। प्रश्न इम्पॉर्टेंट आ गया यहाँ के कि दक्षिण भारत का प्रथम साम्यवादी कौन था? दक्षिण भारत का प्रथम साम्यवादी, ठीक है, दक्षिण भारत का प्रथम साम्यवादी किसे कहा जाता है? तो सिंगर वेलुर चेट्टियार को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रथम साम्यवादी किसे कहा जाता है? तो सिंगर वेलुर चेट्टियार को कहा जाता है। ठीक है। यह अहिंसक असहयोग नीति को पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक थे। ठीक है। एक प्रश्न और बन जाएगा कि कौन था जो अहिंसक असहयोग को बन जाएगा कि अहिंसक असहयोग नीति को पूंजीवादी एकाधिकार, ठीक है, अहिंसक नीति को पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक कौन था? तो सिंगर वेलुर चेट्टियार था। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें जानेंगे कि अंबिका गिरी चौधरी कौन है? अंबिका गिरी राय चौधरी कौन थे? तो ये असम के केसरी के नाम से विख्यात थे। यानी असम का केसरी किसे कहा जाता है? तो असम का केसरी किसे कहा जाता है? असम का केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी को कहा जाता है। यानी असम का केसरी किसे कहा जाता है? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को कहा जाता है। असमिया के लोगों पर इनके व्यक्तित्व की छाप छिड़ी हुई थी। वहाँ पे असमियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अंबिका राय चौधरी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना किसने की? कोलकाता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फर अहमद ने, सोमेश्वर प्रसाद चौधरी ने, प्रेमचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने। कोलकाता में प्रारंभिक
साम्यवादी की स्थापना मुजफ्फर अहमद ने की थी। ठीक है, यानी कि कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फर अहमद ने की थी। मुजफ्फर अहमद किसके विचारों से प्रभावित थे? तो M.N. राय के और नलिनी गुप्ता के विचारों से प्रभावित थे। किसके? नलिनी गुप्ता के विचारों से और M.N. राय के विचारों से। M.N. राय के विचारों से प्रभावित थे। कौन? मुजफ्फर अहमद, जिन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना की थी। अब बात करते हैं सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। सोमेश्वर प्रसाद चौधरी के बारे में बात करें तो यह कलकत्ता के एक छात्र नेता थे। कलकत्ता के छात्र नेता थे। इन्होंने क्या किया था कि सोमेश्वर प्रसाद चौधरी ने राजसस्की नदिया, ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता का एक क्षेत्र है राजसस्की नदिया और दूसरा क्षेत्र है क्या है? पाबना मुर्शिदाबाद। पाबना मुर्शिदाबाद। इन दो क्षेत्रों में जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी तो उसका इन्होंने विरोध किया था और विरोध कर रहे किसानों का संगठन इसने बनाया था। किसने? सोमेश्वर प्रसाद चौधरी ने। अब बात करेंगे प्रेमचंद। असहयोग आंदोलन के समय प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जो थे एक प्रमुख उपन्यासकार थे। फरवरी 1921 ईस्वी में इन्होंने गोरखपुर सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, कहाँ से? गोरखपुर सरकारी स्कूल से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और किस पत्रिका से जुड़ गए? त्यागपत्र देने के बाद आज नामक पत्रिका से यह जुड़ गए थे। आज नामक पत्रिका के प्रकाशन से ये जुड़ गए। प्रेमचंद की जो उपन्यास है उसमें गांधीवादी सिद्धांतों के मूल्य की झलक दिखाई देती है। तो उसमें एक है प्रेमाश्रय और दूसरी है रंगभूमि। यानी कि इनके दो उपन्यास हैं जिसमें गांधीवादी विचारों की भूमिका देखने को मिलती है। पहली है प्रेमाश्रय और दूसरी है रंगभूमि। ठीक है, प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन में स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करेंगे बाबा रामचंद्र के बारे में। तो बाबा रामचंद्र जो थे वह असहयोग आंदोलन के समय दक्षिण अवध तथा दक्षिण पूर्वी अवध में विभिन्न किसान विद्रोहों को संगठित किया था। कहाँ पे? बाबा रामचंद्र जो थे वह दक्षिण अवध में, ठीक है, दक्षिण अवध और दक्षिण पूर्वी अवध के किसानों को संगठित किया था इन्होंने। ठीक है, और इन किसान विद्रोहों को असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको गिरफ्तार कब किया गया था? तो बाबा रामचंद्र को फरवरी 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1920 से 21 के समय अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था। कौन कौन से नेताओं ने 1920 और 21 के समय अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री। तो ये चारों जो राजनेता थे इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 से लेकर 1921 के बीच में प्रारंभ किया था इन लोगों ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि किसने स्वयं को सालों का राजा घोषित किया तथा कर न अदा करने का आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो सालोन लिखा हुआ पे सालोन होगा। ठीक है, सालोन का राजा घोषित किया। अपने आप को सालोन का राजा किसने घोषित किया था और कर न अदा करने का आंदोलन चलाया था? तो वह था एशा नईम, A.N. राय, भगवान अहिर, नलिनी गुप्ता। तो सालोन पर राजा घोषित करने वाला और कर न अदा करने का आंदोलन चलाया था ए शाह नईम ने चलाया था। ठीक है, ए शाह नईम ने चलाया था यह आंदोलन। ठीक, अब बात करते हैं M.N. राय के बारे में। M.N. राय के बारे में क्या है? एक यह साम्यवादी नेता है जो सब जानते हैं कि यह साम्यवादी नेता है। कौन? M.N. राय। इन्होंने एक साम्यवादी पत्र का संपादन किया था। M.N. राय ने एक साम्यवादी पत्रिका का संपादन किया था। उस साम्यवादी पत्रिका का नाम था बैगार्ड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो M.N. राय ने किया था। और बैगार्ड जो पत्रिका थी वो किससे संबंधित थी? तो साम्यवादी पत्रिका थी। इन्होंने
क्या कहा था कि जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उससे संबंध 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाए जाने का फैसला किया गया था। उसको कहा था दुर्भाग्यपूर्ण और भर्त्सना की थी। ठीक है, यानी कि एम एन राय जो थे उन्होंने जब चौरी चौरा का कांड हुआ था तो उसमें 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उस 225 लोगों में 172 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, कितने लोगों को फांसी हुई थी? 172 लोगों को फांसी हुई थी। तो इस फांसी दिए जाने के फैसले को एम एन राय ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। ठीक है, बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल देता है। ठीक है, बाद में न्यायालय अपना फैसला बदलकर कितने लोगों को फांसी की सज़ा देता है? तो 19 लोगों को फांसी की सज़ा देता है और शेष बचे लोगों को क्या कर देता है? देश का निर्वासित कर देता है। यानी 225 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से 172 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब एम एन राय ने भर्त्सना करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, तो मात्र 19 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है और जो लोग बचते हैं उनको देश निकाला कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह था। अब बात करते हैं भगवान अहिर के बारे में। भगवान अहिर कौन थे? तो भगवान अहिर जो थे ये गोरखपुर के एक सैन्य पेंशन भोगी नागरिक थे। यानी भगवान अहिर जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? भगवान अहिर गोरखपुर के रहने वाले थे और ये सेना से रिटायर होके पेंशन पे आश्रित थे। इनको पुलिस के द्वारा बहुत पीटा गया था। किसको? भगवान अहिर को पुलिस के द्वारा बहुत पीटा गया। इस घटना से साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं भड़क उठी थी। ठीक है, इसी के बदले चौरी चौरा कांड हुआ था। यानी किसके कारण चौरी चौरा कांड हुआ था? तो भगवान अहिर को, जो सेवानिवृत्त थे आर्मी से, उनको पुलिस ने लाठी डंडे से पीट दिया था, जिससे इसी के चलते 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, जो चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थे जैसे कुछ और नाम था हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी जो थे वह खिलाफत के नेता थे और इन्होंने अली बंधुओं की गिरफ्तारी की निंदा की थी और भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग की थी। यानी कि भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग किसने की थी? तो हसरत मोहानी ने की थी। भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग किसने की थी? हसरत मोहानी ने की थी। अली बंधु, जिसको शौकत अली और मोहम्मद अली कहा जाता है, ठीक है,